आज के इस वीडियो में हम शेक्सपियर द्वारा रचित एक सोनेट शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे को पढ़ेंगे। इन दिस क्लास टुडे वी विल डिस्कस शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, a sonnet written by William Shakespeare. So let us start today's class with the introduction of the poet William Shakespeare. William Shakespeare was born in 1564 and he died in 1616. William Shakespeare was a famous English poet and dramatist from the 16th century. He wrote sonnets, tragedies, comedies and historical plays. तो देखिए, जैसा कि विलियम शेक्सपियर का जन्म सन 1564 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1616 में हुई। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के, अंग्रेजी साहित्य के सबसे उज्जवल सितारे हैं। वह एक कवि, ड्रामाटिस्ट और प्ले राइट भी है। लेकिन विलियम शेक्सपियर मुख्य रूप से अपने ड्रामा के लिए ही विख्यात हैं। एक ड्रामाटिस्ट के रूप में ही वह प्रसिद्ध हैं। उन्होंने साहित्य की कई विद्याओं में अपने हाथ को आजमाया और सभी में उन्होंने खुद को साबित किया। उन्होंने सोनेट्स भी लिखे। सोनेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को इसके पहले वीडियोस में भी बतलाया हूँ कि सोनेट क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है। उन शेक्सपियर के ट्रेजेडीज़ काफ़ी प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं। साथ ही साथ उन्होंने कॉमेडीज़ भी लिखे हैं और कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर उन्होंने नाटक की भी रचना की है। सम ऑफ हिज नोटेड वर्क्स आर मैकबेथ, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, वेनस एंड एडोनिस। शेक्सपियर द्वारा रचित कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम है मैकबेथ, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, वेनस एंड एडोनिस। शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स। लेकिन चूंकि आज के इस क्लास में हम शेक्सपियर द्वारा रचित एक सोनेट शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे को पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ शेक्सपियर के सोनेट्स के विषय में ही विशेष चर्चा होगी। तो शेक्सपियर ने अपने जीवन काल में कुल 154 सोनेट्स लिखे हैं। सोनेट्स हैज 14 लाइन्स एंडिंग इन अ राइम्ड कॉपलेट। तो देखिए, शेक्सपियर द्वारा रचित सोनेट्स भी 14 लाइन्स के ही होते हैं और शेक्सपियर के जितने भी सोनेट्स हैं उनका जो अंतिम दो पंक्ति होता है वो राइम्ड कॉपलेट होता है। मतलब उन दोनों आखिरी के अंतिम दो पंक्तियों का जो लास्ट सिलेबल होता है वे एक लय में होते हैं। दे आर सिमिलरली राइम्ड। In this poem, Shakespeare inquires into the theme of the destruction brought by time and the eternal quality of art which transcend। इस सोनेट में शेक्सपियर की इस कविता में शेक्सपियर समय के द्वारा, समय की जो विनाशकारी शक्ति है उस शक्ति के ऊपर सवाल उठाते हैं। शेक्सपियर ने अपनी कविताओं के माध्यम मानव जीवन से संबंधित कई पहलुओं को और प्रकृति से संबंधित कई पहलुओं को उठाया है। तो इस सोनेट में उन्होंने विशेष करके समय में जो एक विनाशकारी शक्ति है, जो समय अपने साथ हर एक चीज़ों का विनाश कर देता है, सभी चीज़ें समय के साथ नष्ट हो जाती है, इसको केंद्र में रखा है। साथ ही साथ इसके विपरीत उन्होंने कला में जो शक्ति है, कला में जो एक इटर्नल क्वालिटी है, शाश्वत अमर रहने का एक जो गुण है कि वह कैसे, कला एकमात्र एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा गुण है जिसको समय बर्बाद नहीं कर पाता है। वह अनंत काल तक जीवित रहता है जब तक वह पढ़े जाए, गढ़े जाए या रचे जाए। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
जो पहला पंक्ति है कविता का वह एक प्रश्नवाचक वाक्य है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling birds of May, and summer's lease hath all too short a date. तो देखिए पहले प्रथम दो पंक्तियों को हम देखते हैं। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. इन दो पंक्तियों का विश्लेषण करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शेक्सपियर ने अपने जीवन काल में कुल 154 सोनेट्स लिखे हैं, तो ये 154 सोनेट्स में से जो 128 सोनेट्स है, 128 सोनेट्स जो है, उन्होंने शेक्सपियर ने ये 128 सोनेट अपने किसी प्रिय मित्र को संबोधित करके लिखा है। उनकी सुंदरता, उनकी गर्मजोशी, उनके मित्रता को समर्पित किया है। और 129 से लेके बाकी 154 तक के जितने भी सोनेट्स हैं, सोनेट्स को शेक्सपियर ने किसी डार्क लेडी को संबोधित करके लिखा है। डार्क लेडी इसलिए कहा गया है क्योंकि इन कविताओं को पढ़ के आज तक विद्वान किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं कि यहाँ इन कविताओं में जो जिस महिला का संबोधन है, इस महिला को संबोधित किया गया है, वह वास्तव में है कौन। तो चलिए देखते हैं हम। तो चूंकि Shall I compare thee to a summer's day इज सोनेट नंबर 18, तो यह फर्स्ट कैटेगरी के सोनेट है, मतलब यह कविता विलियम शेक्सपियर ने अपने मित्र को संबोधित करके लिखा है। Shall I compare thee to a summer's day, thou art more lovely and more temperate. यहाँ विलियम शेक्सपियर यह सवाल करते हैं कि क्या मैं अपने मित्र की तुलना ग्रीष्मकाल के एक दिन से करूं? यह प्रश्न है कि क्या वह अपने मित्र की तुलना इंग्लैंड के ग्रीष्मकाल के किसी एक दिन से किया जा सकता है? क्या ऐसा तुलना करना उचित है? अब मैं आपको कविता आप अच्छे से समझ पाएं, मुद्दा क्या है इस चीज को आप समझ पाएं, इसके लिए मैं आपको एक और जानकारी देता हूं। यहाँ समर्स डे ही क्यों बोला गया है? तो देखिए, इंग्लैंड, विलियम शेक्सपियर was from England, and England is a cold country. Most of the part of the year is cold there, and so the summer season is considered to be pleasant and full of ease. चूंकि इंग्लैंड वहाँ ग्रीष्म काल को सुहावना माना जाता है, आरामदायक माना जाता है। तो एक गर्म देश के लोगों के लिए समर का सीजन बहुत ही मनभावन, बहुत ही आरामदायक और बहुत ही सुहावना माना जाता है। तो यहाँ विलियम शेक्सपियर इसलिए कहते हैं कि Shall I compare thee to a summer's day? क्या मैं अपने मित्र की तुलना समर के एक डे से करूं, ग्रीष्मकाल के एक दिन से करूं? आगे शेक्सपियर कहते हैं Thou art more lovely and more temperate. आप जो हो, Thou art means you are more lovely and more temperate. नहीं, मैं तुम्हारी तुलना ग्रीष्म काल के दिन से नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रीष्म काल का दिन जितना मनभावन, जितना सुहाना और जितना आरामदायक होता है, तुम तो उससे भी ज्यादा प्यारे और गर्मजोशी से भरे हुए हो। Rough winds do shake the darling words of May, and summer's lease hath all too short a date. साथ ही साथ ग्रीष्म काल में क्या होता है कि मई के महीने में जो तेज हवाएं चलती है, आंधियां चलती है, वे फूल के कलियों को झकझोर देते हैं, और साथ ही साथ इंग्लैंड में एक ठंडा देश होने की वजह से जो समर का सीजन जो है, जो ग्रीष्म की जो ऋतु है, उसका जो ड्यूरेशन है, उसकी अवधि जो है वह काफी छोटा है। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट। तो कहने का मतलब यह है प्रथम चार पंक्तियों में कि विलियम शेक्सपियर अपने मित्र की तुलना ग्रीष्म काल के एक दिन से नहीं करना चाहते हैं, या ग्रीष्म काल से नहीं करना चाहते हैं, भले ही ग्रीष्म काल इंग्लैंड वालों के लिए अच्छा ऋतु, मनभावन ऋतु माना जाता है। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि विलियम शेक्सपियर बोलते हैं कि उनका जो मित्र है वह
समर के सीजन से, समर के एक दिन से कहीं अधिक प्रिय, गर्मजोशी से भरे हुए और उनके दिल के करीब हैं। साथ ही साथ ग्रीष्मकाल की कुछ जो निगेटिविटीज़ हैं उनको बतलाते हुए शेक्सपियर कहते हैं कि मई के महीने में जो आंधियाँ चलती है वह कलियों को झकझोर देती है, और साथ ही साथ समर के सीजन से अपने मित्र की तुलना मैं नहीं कर सकता। इसका एक कारण शेक्सपियर यह भी बतलाते हैं कि समर का जो सीजन है वह बहुत ही कम अवधि का होता है, बहुत ही कम समय के लिए आता है और फिर वह खत्म हो जाता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट 4 lines. Sometimes too hot the eyes of heaven shines, and often his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometimes declines by chance or nature's changing course untrimmed. चलिए अब आगे देखते हैं इन पंक्तियों में क्या कहा जाता है। Sometimes too hot the eye of heaven shines. सबसे पहले आपको ये समझ लेना होगा कि यहाँ आई ऑफ हेवन क्या है। यहाँ आई ऑफ हेवन का मतलब है सूर्य, सूरज, सन। यहाँ सूरज को आई ऑफ हेवन कहा गया है। तो देखिए अब क्या कह रहे हैं, शेक्सपियर कहते हैं कि समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन, कभी कभी सूरज बहुत तेज चमकती है। एंड ऑफन इज हिज गोल्डन कॉम्प्लेक्शन डीम्ड, और फिर अक्सर क्या होता है, अक्सर उसका जो सुनहरा रूप है वह बादलों से ढका होता है। वह कहने का मतलब है कि किरणें, सूर्य का प्रकाश और सूर्य की गरिमा कहीं ना कहीं बादलों द्वारा धूमिल कर दी जाती है। सूरज की गरिमा धूमिल हो जाती है जब बादल आकाश में लगे होते हैं। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, और खूबसूरत से खूबसूरत वस्तु भी इस संसार में एक ना एक समय कभी ना कभी नष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है उस वस्तु का। बाय चांस और नेचर इन कोर्स अनट्रिम्ड, किसी कारणवश, आकस्मिक कारण से भी जितनी भी सुंदर से सुंदर वस्तु हो इस संसार में वह नष्ट हो जाता है। और यदि किसी आकस्मिक कारणवश वह नष्ट नहीं होता है तो प्रकृति का जो नियम है, उस प्रकृति के नियम के अनुसार विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के अंतराल पे, समय बीतने पर हर सुंदर से सुंदर वस्तु इस संसार में नष्ट हो जाता है, उसकी गरिमा धूमिल हो जाती है, उसकी खूबसूरती फीकी पड़ जाती है। बट दाई इटर्नल समर शेल नॉट फेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइन। बट दाई, उसका, बट दाई इटर्नल समर, इटर्नल मीन्स नाश्वर, सॉरी जो नष्ट ना हो सके, शाश्वत। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, लेकिन मेरे मित्र का जो शाश्वत, जो चिरकाल के लिए जो मेरे मित्र का जो समर है, समर मीन्स यहाँ पे उसकी खूबसूरती, उसकी गर्मजोशी है ना, उसकी मित्रता, उसका स्वभाव, जिस कारण से वह कवि के लिए प्रिय है। तो ये सारे गुण जो उसके मित्र में है वह कभी भी फेड, मतलब वह कभी भी धूमिल नहीं होगा। नोर लोज पोसेशन ऑफ दैट फेयर दो ओस्ट, और ना ही उसके खूबसूरती को कभी कोई चीज नष्ट कर सकता है। लेखक कहते हैं कि उसके मित्र के स्वभाव की जो सुंदरता है, उसके मित्र के व्यवहार में जो गर्मजोशी है, जो जिसके कारण वह कवि को प्रिय है, ये सारे गुणों को प्रकृति भी कभी धूमिल नहीं कर सकता। नोर शैल डेथ ब्रेक द wanderest in his shade when in eternal lines to time the grossed। आगे कवि शेक्सपियर कहते हैं कि उसके मित्र के गुणों को मृत्यु भी अपने साए में नहीं ले सकता, क्योंकि शेक्सपियर अपने कविताओं की पंक्तियों में अपने मित्र को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देंगे। So long as men can breathe or eyes can see, so long
lives so long leaves this and this gives life to thee। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि कवि अपने कविताओं में, अपनी कविताओं की पंक्तियों में अपने मित्र की जो भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, उसके मित्र के व्यवहार में जो गर्मजोशी है, उनके मित्र के व्यवहार में जो एक मित्रता वाला गुण है, उसकी सुंदरता को समय भी नष्ट नहीं कर पाएगा। और जब जब चाहे वह जिस भी युग में हो, शेक्सपियर की कविताएं पढ़ी जाएंगी तो उसके मित्र को याद किया जाएगा। इस तरह से शेक्सपियर अपने मित्र को अपनी कविताओं की पंक्तियों में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देते हैं। तो